एक ऐसा क्रिमिनल गैंग जो इस वक्त उस शहर में काफी छाया हुआ था, जिससे अमीर लोगों के साथ साथ लॉ इन्फोर्समेंट की टीम भी काफी डरती थी। उनका क्रूअल लीडर का नाम था माइकल, और ऐसा कोई घटिया काम नहीं है जो उसने ना किया हो। और सालों से बड़े बड़े बिजनेसमैन के साथ साथ बड़े बड़े अधिकारी भी उसकी वजह से भारी नुकसान झेल चुके थे। वैसे तो माइकल को अभी तक जेल में बंद होना चाहिए था, लेकिन फिर भी वो आजाद घूम रहा था। उसके पास एक रॉयल प्रिंसेस की कॉम्प्रोमाइजिंग फोटोग्राफ्स थी, और अगर ये फोटोग्राफ पब्लिक हो गई तो रॉयल फैमिली की रेपुटेशन चूर चूर हो जाएगी। इस लेवल के स्कैंडल से डरे हुए लोकल अथॉरिटीज को भी मजबूरी में बहुत सावधानी से कदम उठाने पड़ते थे। हर बार माइकल कोई क्राइम करता और पकड़ा जाता, पर उसे बिना किसी चार्जेस के छोड़ भी दिया जाता, और उसका ये ट्रम्प कार्ड उसे हर दिन और भी ज्यादा एरोगेंट बनाता जा रहा था। लेकिन आखिरकार सरकार के ऊंचे अधिकारियों का सब्र टूटा, और MI5 नाम के एक सीक्रेट एजेंसी को ये ऑर्डर दिया गया कि माइकल को चुपचाप वो रास्ते से हटाए। और काफी हफ्तों की इंटेलिजेंस गैदरिंग के बाद एजेंट्स ने तय किया कि वो सारे फोटोग्राफ शायद लॉयड बैंक के सेफ डिपॉजिट बॉक्सेस में छुपी है। डायरेक्टर ने ये पूरा मिशन टिम नाम के एक एजेंट को सौंपा, और उसे पूरी अथॉरिटी दी गई, साथ ही एक साफ इंस्ट्रक्शन के साथ कि फोटोग्राफ्स किसी भी हालत में हासिल करो। और सबसे बड़ी बात ये थी कि MI5 की इन्वॉल्वमेंट पूरी तरह से नेग्लिजिबल रहनी चाहिए। ऑपरेशन शुरू करने के लिए टीम की कलीग इंग्रिड, जो कि उसी डिपार्टमेंट से थी, उसने प्लान का पहला कदम शुरू किया। वो हनी ट्रैप के थ्रू माइकल के भाई हाकी तक पहुंच गई और उसकी फैमिली में शामिल हो गई, जिससे MI5 को अब माइकल की सारी इनसाइड इंटेलिजेंस का पता लगने वाला था। उधर टीम ने एक और प्लान चला। कस्टम में अपनी इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करते हुए उसने अपनी पुरानी लवर मार्टिन को ड्रग पोजीशन में फंसा दिया, क्योंकि वो जानता था कि मार्टिन का कनेक्शन ऐसे ग्रुप से है जो हाई लेवल की चोरी में माहिर है, और जेल जाने से बचाने के लिए मार्टिन को मजबूर किया जाएगा कि वो उस ग्रुप से लॉयड बैंक के अंडरग्राउंड वॉल्ट का चोरी करवाए। डील बहुत सीधी थी। MI5 के लिए कॉम्प्रोमाइजिंग फोटोज निकालो और वॉल्ट से जो भी गोल्ड, सिल्वर, ज्वेल्स या वैल्यूएबल्स मिले वो सारा खजाना वो अपने पास ही रख सकते थे। लेकिन सिर्फ एक शर्त थी, उनको सिर्फ क्रिटिकल इंटेलिजेंस ही दी जाएगी और कोई डायरेक्ट मदद नहीं की जाएगी, और अगर कुछ गलत हुआ तो पूरी जिम्मेदारी उनकी होगी। मार्टिन के ग्रुप के बीच सबसे अहम था टेरी नाम का एक आदमी, जो एक समय पर लंदन का गैंगस्टर हुआ करता था, लेकिन सालों पहले टेरी ने क्राइम को छोड़ दिया था। उसने शादी की और एक नॉर्मल जिंदगी शुरू की थी। उसने एक पुरानी कार डीलरशिप भी खोली, जिससे वो अपने साथ एक यंग कपल को काम पर रखा, जो खुद भी जल्द शादी करने वाले थे। लेकिन वक्त बदल चुका था। न्यू एनर्जी व्हीकल्स के बढ़ते दौर ने मार्केट में भारी प्राइसेस वॉर शुरू कर दी, जिससे उसका बिजनेस डूबने लगा और कर्ज बढ़ता गया। हमेशा लोन देने वाले उसके दुकान पर आते और पेमेंट मांगते और काफी परेशानी खड़ी करते। एक दिन मार्टिन ने टेरी से मुलाकात की, जो कि उसका बचपन का दोस्त और पुराना लवर भी था। उसने सीधा कहा कि उसके पास टेरी के लिए अमीर बनने का एक अच्छा मौका है। अपने बॉयफ्रेंड से मिली जानकारी के मुताबिक लॉयड्स बैंक के पास से गुजरने वाली जो सबवे थी वो बैंक के अलार्म सिस्टम को इंटरफेरेंस करती थी, और बैंक अगले हफ्ते में सिस्टम बदलने वाला था, जिसका मतलब था कि उस दौरान अलार्म सिग्नल काम नहीं करेगा। मार्टिन का प्लान काफी बोल्ड था, बैंक के प्राइवेट अंडरग्राउंड वॉल्ट को लूटने का। वहां के डिपॉजिट बॉक्सेस में भरे थे ट्रेजर्स जैसे कि गोल्ड, सिल्वर और ज्वेल्स, जिनमें से बहुत कुछ ऑफिशियल रिकॉर्ड में दर्ज भी नहीं हुआ था। और अगर ये चोरी हो भी जाता है तो ज्यादातर मालिक चोरी की रिपोर्ट ही दर्ज कराने से बचेंगे, ताकि कोई लीगल या पब्लिक अटेंशन ना आए। और ये टेरी के लिए जिंदगी में एक बार मिलने वाला ये सुनहरा मौका था। लेकिन इस काम के लिए टेरी को एक भरोसेमंद टीम चाहिए था। हालांकि मार्टिन का ऑफर बहुत अच्छा था और इस वक्त उसे पैसे की जरूरत भी थी। टेरी को पता था कि रिस्क बहुत बड़ा है, और वो वहां से बिना जवाब दिए चला गया कि उसे सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होगा। वहीं मार्टिन ने टीम की तरफ मुड़कर जो पास ही बैठा था उससे पूछा कि क्या टेरी ऑपरेशन में शामिल होगा। लेकिन कुछ देर के बाद टेरी अचानक वापस बार में आया और उसने मार्टिन को टीम से फुसफुसाते हुए देखा, लेकिन वो वहां से चुपचाप बिना नोटिस हुए बाहर निकल गया। उसे कुछ गड़बड़ महसूस हुई, लेकिन मार्टिन के साथ पुराने रिश्ते ने उसे यकीन दिलाया कि वो उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगी। और जल्द ही टेरी ने अपने दो सबसे करीबी दोस्तों से बात की, डेव जो कि एक एडल्ट फिल्म एक्टर था और केविन जो फोटोग्राफर था। थोड़ी मनाने के बाद उन्होंने हाइस्ट में शामिल होने पर हामी भर दी। अगले दिन वो सब एडी की शादी में गए, जो टेरी के गराज में काम करता था, और उसकी फियांसे लिली। नए कपल्स को बधाई देते हुए टेरी और उसकी टीम ने वहीं पर अपने हाइस्ट के बारे में चर्चा भी की। मार्टिन ने पहले लॉयड्स बैंक में अपना खुद का सेफ डिपॉजिट बॉक्स रेंट कर लिया था, ताकि वो टेरी को अंदर से दिखा सके। वो उसे अंडरग्राउंड वॉल्ट तक ले गई, जिससे वो लेआउट को अच्छे से देख सके। बैंक के बाहर डेव और केविन टूरिस्ट बनकर इमारत की बाहर से कई सारी फोटोज ले रहे थे। वहीं पर डेव ने अपने एक पुराने परिचित आदमी को देखा, जिसका नाम लू वॉगल होता है, जिसके साथ उसने पहले काम भी किया होता है। और इस बैंक में लू वॉगल का भी एक डिपॉजिट बॉक्स था। सारी इंटेल इकट्ठा करने के बाद टीम ने फाइनल प्लान बना लिया।
लॉयड बैंक के बगल में एक फ्राइड चिकन शॉप थी और उसके बगल में एक लेदर गुड स्टोर बिक रहा था और उस स्टोर के बेसमेंट का बैक डोर बैंक के अंडरग्राउंड पार्किंग लॉट से जुड़ा था। उनका आइडिया था पहले वो लेदर गुड स्टोर को खरीदेंगे और उसके बेसमेंट से सीधे बैंक के वॉल्ट तक एक टनल खोदेंगे और वहां से लूट लेकर वो पार्किंग लॉट से स्टोर के बैक एंट्रेंस से निकल जाएंगे। टनल खोदने के लिए टेरी ने बैम्बोस नाम के एक आदमी को बुलाया जो मशीनरी और कंस्ट्रक्शन में काफी माहिर था। उन्होंने कर्नल नाम के एक आदमी को भी शामिल किया जो कि एक आर्टिस्ट था जो अपने फ्लॉलेस इंग्लिश एक्सेंट के लिए जाना जाता था और इमरजेंसी सिचुएशन को संभालने के लिए वो एक परफेक्ट आदमी था। टीम तैयार होने के बाद टेरी ने अपनी पत्नी विनी के साथ रोमांटिक कैंडल डिनर प्लान किया और उसका असली मकसद था उसे बताने का कि वो कुछ दिन के लिए दूर रहेगा क्योंकि इस वक्त वो बहुत कर्ज में डूबा था और वो अपने परिवार के लिए कुछ भी करने को तैयार था। उसने विनी को बताया कि वो क्या करने जा रहा है इसके बारे में वो डिटेल्स ना पूछे, बस वो अपनी दोनों बेटियों को अपने कोई रिलेटिव्स के पास लेकर चली जाए जब तक वो वापस ना आ जाए। अगले दिन टीम ने शुरुआत की। कर्नल ने लेदर गुड स्टोर खरीदा और रिनोवेशन के बहाने बिल्डिंग के ब्लूप्रिंट्स हासिल किए। सारे औजार चुपके से बेसमेंट में पहुंचाए गए और उनकी हर एक एक्टिविटी टीम के एजेंट्स की निगरानी में थी। टीम का प्लान साफ था, टेरी की टीम को काम करने दो और फिर इंटरसेप्ट करके फोटोग्राफ्स वापस ले लो और अगर कुछ गलत हुआ तो मार्टिन से रिश्ता खत्म कर दो ताकि MI5 का नाम कभी सामने ही ना आए। खुदाई का काम तेजी से शुरू हुआ और उनकी डेडलाइन थी मंडे सुबह बैंक खुलने से पहले काम खत्म करने का। लेकिन जैसे जैसे टनल गहरी होती गई आवाज बगल वाले फ्राइड चिकन शॉप में सुनाई देने लगी जिससे वहाँ के ऑनर ने पुलिस को बुला लिया जो आकर उनके स्टोर्स का दरवाजा पीटने लगे जिससे वो लोग काफी घबरा गए। लेकिन कर्नल ने हालात को काफी अच्छे से संभाल लिया था। ऑफिसर को शक भी नहीं हुआ, वो बस एक वार्निंग देकर वहां से चले गए। जिसके बाद टेरी ने ईडी को बुलाया। एडी को लूट में हिस्सा नहीं मिलेगा लेकिन टेरी ने उसे वादा किया कि वो उसे अपना शॉप दे देगा। एडी का काम था बैंक की सामने वाली बिल्डिंग की छत से नजर रखना और वॉकी टॉकी के थ्रू सारी रिपोर्ट देना कि बाहर क्या चल रहा है। उस रात टिम भी वहां पर गया और उसने 2 एजेंट्स को पार्किंग लॉट में लगाया और खुद लेदर गुड्स स्टोर के पास निगरानी करने लगा। एडी ने उसे देखा और रिपोर्ट किया लेकिन बाकी को कोई चिंता नहीं हुई, सिर्फ मार्टिन ने उसे पहचान लिया और मार्टिन सिगरेट खरीदने के बहाने वो पास के बार में गई और टिम को प्रोग्रेस की जानकारी दी। लेकिन यहाँ पर मार्टिन को ये पता नहीं था कि टेरी भी उसके पीछे है। उसने उसे टिम से बात करते देखा जो जल्द ही निकल गया था वहाँ से। वापस आने पर मार्टिन ने कहा कि टिम तो बस एक अजनबी था जो बात करना चाह रहा था। टेरी को उसके ऊपर शक तो हुआ लेकिन उसने उससे कुछ कहा नहीं, उसने बस एक सीक्रेट कॉल किसी को की। उधर इनग्रिड ने टिम को बताया कि माइकल लंदन छोड़कर जा रहा है और अपने क्रिमिनल ऑपरेशन का कुछ हिस्सा वो लू वॉगल को सौंप रहा है। टिम ने इनग्रिड को सावधान रहने की चेतावनी दी। वो कहता है कि एक बार बस फोटोग्राफ्स मिल जाए, उसके बाद माइकल को कहीं से भी पकड़ा जा सकता था। वहीं टनल खोदते वक्त अचानक एक हिस्सा ढह गया और टेरी गहरे गड्ढे में गिर गया, लेकिन अच्छा हुआ कि उसे कोई चोट नहीं आई। और वहां पे इंस्पेक्शन करने पर कर्नल ने पाया कि वो गड्ढा असल में 1665 के लंदन प्लेग का मास ग्रेव था जो कि ठीक बैंक वॉल्ट के नीचे था, जिसकी वजह से उनका कई दिनों का काम बच गया। उन्होंने वॉल्ट के फर्श को ऊपर से तोड़ दिया। अंदर बहुत टॉक्सिक गैसेस और धूल से सांस लेना मुश्किल हो रहा था, तो उन्होंने थोड़ा रुककर धूल को नीचे बैठने का इंतजार किया। इधर एडी जो अब भी निगरानी रख रहा था, उसने अपडेट के लिए रेडियो किया और जवाब मिला कि काम परफेक्टली चल रहा है। उनकी टीम वॉकी टॉकी पर आराम से बातें भी कर रही थी, लेकिन बदकिस्मती से उनकी कन्वर्सेशन पास के एक रेडियो पर्सन ने इंटरसेप्ट कर ली, ये समझते हुए कि वो एक बैंक रॉबरी सुन रहा है। उसने पुलिस को कॉल किया। पहले तो पुलिस ने यकीन नहीं किया लेकिन वो आदमी डटा रहा। उसने बातचीत रिकॉर्ड की और दोबारा कॉल किया। हालांकि रेडियो की लिसनिंग रेंज लगभग 10 किलोमीटर की रेडियस तक फैल सकती थी, लेकिन इतने बड़े एरिया में कम से कम कई 100 बैंक थे और जो रिकॉर्डिंग उनके हाथ में लगी थी उसमें किसी स्पेसिफिक बैंक का जिक्र बिल्कुल नहीं था। मुश्किल ये भी थी कि टेरी और उसका गैंग उस समय आराम कर रहा था और इसीलिए कोई एक्टिविटी सुनाई नहीं दे रही थी। फिलहाल चीफ इंस्पेक्टर रॉय ने अपने एक सब ऑर्डिनेट को वहीं पर रुककर रेडियो मॉनिटर करने का ऑर्डर दिया, जबकि वो खुद स्टेशन लौटकर स्पेशल एक्शन की तैयारी करने लगे। इसी दौरान मार्टिन ने देखा कि सब लोग जब गहरी नींद में थे तो वो अकेले बैंक के वॉल्ट की तरफ निकल पड़ी। उसका मकसद था सेफ डिपॉजिट बॉक्स नंबर 118 को ढूंढना, लेकिन अचानक उसके पीछे टेरी आकर बोल पड़ा जिससे मार्टिन बुरी तरह चौंक गई, क्योंकि टेरी को पक्का यकीन था कि मार्टिन कुछ तो छुपा रही है। लेकिन उसने पहले उससे इनडायरेक्टली सवाल करने का सोचा, लेकिन मार्टिन भी उतनी ही चालाक थी। जब तक उसे कोई रास्ता ना मिले वो सच्चाई कबूल नहीं करने वाली थी। उसने जब देखा कि टेरी को उसके ऊपर शक होने लगा है तो वो उसे जाकर किस करने लगी, जिसकी वजह से उस समय तो ये बात टल गई। सुबह होते ही पुलिस की कई सारी टीम बैंक्स की निगरानी करने पहुंची, इस उम्मीद में कि रॉबर्स डरकर वॉकी टॉकी इस्तेमाल करेंगे और उनकी लोकेशन पकड़ में आ जाएगी। उधर पूरी तरह आराम कर चुके टेरी और उसका गैंग वॉल्ट में घुस गए और तेजी से अपना काम शुरू कर दिया। वो एक एक करके सेफ डिपॉजिट बॉक्सेस खोलने लगे, जिनमें से चमचमाते गोल्ड, चमकते हुए ज्वेलरी और काफी
कैश के बंडल्स गिरते जा रहे थे, लेकिन मार्टिन की नज़र सिर्फ उसके असली टारगेट बॉक्स नंबर 118 पर थी। मगर उसकी निराशा के लिए टेरी पहले ही वहां पर पहुंच चुका था। अंदर उसे माइकल के कुछ डॉक्यूमेंट के साथ साथ प्रिंसेस मार्गरेट की कॉम्प्रोमाइजिंग फोटोग्राफ्स मिली। उसी पल टेरी को सच्चाई समझ आ गई। मार्टिन की पूरी प्लानिंग इसी बॉक्स के इर्द गिर्द घूम रही थी। उसने ये भी समझ लिया कि इसकी वजह से उन सब पर बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है। लेकिन टेरी जो पहले से आगे की सोच रहा था, उसने ये राज गैंग के बाकी लोगों से ना बताने का फैसला किया ताकि बेकार के कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सके। इसके बाद लॉयड्स बैंक का मैनेजर वहां पर पहुंचा, जिसने सामने के दरवाजे खोले और पुलिस के साथ अंडरग्राउंड वॉल्ट की जांच शुरू की। एडी से वार्निंग मिलने के बाद वॉल्ट में मौजूद गैंग एकदम चुप हो गया था और सबके सब काफी चिंतित भी लग रहे थे। मैनेजर की तरफ से वॉल्ट का भारी दरवाजा इंटैक्ट देखकर उसने मान लिया कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी वॉल्ट खोलने के लिए बैंक डायरेक्टर की अप्रूवल जरूरत थी और ये काम सोमवार सुबह से पहले नहीं हो सकता था। सेटिस्फाइड होकर मैनेजर और पुलिस वहां से चले गए। उनके जाते ही गैंग ने राहत की सांस ली, लेकिन वो जानते थे कि अब ज्यादा देर तक रुकना मुमकिन नहीं है। टेरी ने एडी को तुरंत ही वहां से भागने का ऑर्डर दिया, लेकिन तभी एक एम्बुलेंस बैंक के बाहर आकर रुकी, जिसका सायरन काफी तेजी से बज रहा था। एडी ने ये रिपोर्ट करने के लिए वॉकी टॉकी उठाया, मगर गलती से वो जाकर बिल्डिंग के नीचे जा गिरा। एडी से कोई जवाब ना मिलने पर टेरी की बेचैनी और भी बढ़ गई। उसने तुरंत सबको सामान पैक करके भागने का ऑर्डर दिया, लेकिन किस्मत ये थी कि ईडी की ये गलती उन्हें बचा गई। अगर वो एम्बुलेंस की रिपोर्ट कर देता तो आगे की घटनाओं का सिलसिला शायद कभी शुरू ही ना होता, क्योंकि वो पुलिस की एक चाल थी ये पता करने की कि लॉयड्स बैंक सेफ है या नहीं। और जैसे उन्हें वॉकी टॉकी पर कोई आवाज नहीं सुनाई दी, उन्होंने उस बैंक को सस्पेक्ट लिस्ट से हटा दिया। सारा लूट समेट कर टेरी और उसका गैंग अंडरग्राउंड पार्किंग लॉट से गाड़ी लेकर बाहर निकले। टीम जो उनकी निगरानी कर रहा था, उसने अपने आदमियों को कार इंटरसेप्ट करने का ऑर्डर दिया, लेकिन जब उन्होंने गाड़ी रोकी तो वो खाली निकली। असल में पिछली रात में टेरी को लग गया था कि अब वो मार्टिन पर भरोसा नहीं कर सकता और प्रिकॉशन के तौर पर उसने बाहर से एक ड्राइवर हायर कर लिया था। टेरी के इशारे पर उस ड्राइवर ने चोरी का माल किसी और जगह पहुंचा दिया, जबकि टेरी और बाकी गैंग दूसरी कार से बाहर निकले और उनका मीटिंग पॉइंट एक पुराना वेयर हाउस था। वहां उन्होंने लूट को छांटना शुरू किया। सोने की ईंटों के ढेर, गहनों के ट्रेस और कैश के सारे बंडल्स, और उनकी हैरानी के लिए कई हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स और एमपीज की कॉम्प्रोमाइजिंग फोटोग्राफ्स भी थी। बैम्बूज और कर्नल ने अपना हिस्सा लिया और वहां से निकल गए। फिर टेरी ने रॉयल प्रिंसेस की फोटोग्राफ्स निकालकर मार्टिन से सीधे सीधे सवाल किया कि वो शुरू से सच्चाई छुपा रही थी। डेव और केविन ने ये देखा तो समझ गया कि मामला बहुत ही गंभीर है और यहाँ पर मार्टिन ने भी सच कबूल कर लिया। तब जाकर टेरी और उसके दो सबसे करीबी दोस्तों को पता चला कि पूरी ऑपरेशन उनके पीठ पीछे सेटअप किया गया था, जिसमें MI5 भी शामिल था। सब जानते थे कि MI5 से पंगा लेना कितना खतरनाक है। वो पुलिस से भी ज्यादा बेरहम हो सकते थे। डेव ने फैसला किया कि अब यहाँ से भाग निकलना ही सबसे बड़ी बात है और वो अकेले वेयरहाउस से निकल गया। टीम भले ही धोखा खा चुका था, लेकिन उसे पूरा यकीन था कि मार्टिन उससे फिर से कांटेक्ट करेगी, क्योंकि अब रॉयल फोटोग्राफ्स उसके पास थी और वो खुद के ऊपर कोई बर्बादी नहीं लाना चाहेगी। अगली सुबह लॉयड बैंक का वॉल्ट आखिरकार खोला गया और मैनेजर अंदर का मंजर देखकर बिल्कुल सन्न नहीं रह गया और तुरंत पुलिस को बुला लिया। और कुछ ही घंटों के अंदर लंदन के हर बड़े अखबार में इस रॉबरी की खबर छा गई। वहीं मार्टिन और टेरी ने टिम को फोन करके नॉर्थ आइसलैंड ट्रेन स्टेशन में मिलने का प्लान बनाया। उधर MI5 के डायरेक्टर को जैसे ही पता चला कि रॉबरी की खबर हर जगह फैल रही है, वो बुरी तरह से परेशान हो गया। उसकी शुरुआती प्लान ये था कि मामला चुपचाप निपटाया जाए, लेकिन अब ये शहर भर में सनसनी बन चुका था और अगर पुलिस ने रॉबर्स को पहले पकड़ लिया तो रॉयल प्रिंसेस की फोटोग्राफ्स के लीक होने की पूरी संभावना थी, जिसके परिणाम बहुत बुरे हो सकते थे। इसीलिए उसने अपने आदमियों को ऑर्डर दिया कि ये नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न का हवाला देकर पुलिस से इन्वेस्टिगेशन से हटने की मांग करे, ताकि MI5 सीधे इस मामले पर कंट्रोल ले सके। जैसे जैसे खबर फैली, दूसरे खतरनाक लोग भी सतर्क हो गए। वहीं लू वोगल, जो अपने पार्टनर सोनिया, जो ब्रोथेल्स और एडल्ट इंटरटेनमेंट वेन्यूज की एक और चेन चलाती थी, और उनके करप्ट पुलिस वाले भी इस खबर से काफी घबरा गए। लू वोगल के बैंक सेफ डिपॉजिट बॉक्स में एक लेजर रखा हुआ था, जिसमें पुलिस को दिए गए ब्राइब्स का बारीकी से लिखा हुआ पूरा हिसाब मौजूद था। सोनिया के बॉक्स में MPs और सीनियर ऑफिशियल्स की कई कॉम्प्रोमाइजिंग फोटोग्राफ्स थी। अगर ये सब बाहर आ जाता तो उनका पूरा ऑपरेशन धराशायी हो जाता और उनकी पर्सनल सेफ्टी भी खतरे में पड़ जाती। वोगल ने तुरंत माइकल को खबर दी, जो उस समय विदेश में छुपा हुआ था। माइकल इस खबर से और भी ज्यादा परेशान हो गया, क्योंकि रॉयल प्रिंसेस की कॉम्प्रोमाइजिंग फोटोग्राफ्स उसकी पर्सनल शील्ड में थी, वो चीजें जिनकी वजह से वो बिना डर के काम कर पाता था। और
अगर सरकार इन्हें अपने हाथों में ले लेती तो वो सब कुछ खो सकता था, शायद अपनी जान भी। वोगल ने उसे आश्वासन दिया कि वो फोटोग्राफ वापस लाने में मदद करेगा। हालांकि सच्चाई ये थी कि वोगल को अपनी चिंता ज्यादा थी। माइकल को वहां पर इनग्रिड के ऊपर भी शक चला गया और यहाँ पर माइकल के इरादे बहुत ही बेरहमी थे। उसके लिए इनग्रिड की जान बिल्कुल भी मायने नहीं रखती थी। इसी दौरान टेरी ने टीम से ट्रेन स्टेशन पर मुलाकात की और टीम को चालबाजी से रोकने के लिए टेरी केवल कुछ फोटोग्राफ्स ही लेकर आया था, बाकी उसने अपने पास ही रखी थी। उसने सरकार से ऑफिशियल पार्डन और नए पासपोर्ट और एग्जिट परमिट की मांग की और जिसके बदले में वो उन्हें बाकी फोटोग्राफ्स देने वाला था। टीम ने ये बात MI5 डायरेक्टर को बताई। डायरेक्टर, जिसे लगा कि खतरा सिर्फ रॉयल फोटोग्राफ्स में है, अब समझ गया था कि मामला कई सारी सरकारी ऑफिशियल्स, यहाँ तक कि खुद उससे भी जुड़ा हुआ है। इसीलिए वो अकेले फैसला नहीं ले सकता और वो पार्लियामेंट से नोटिस जारी करने की मंजूरी मांगता है ताकि प्रेस कवरेज को रोका जा सके। इसी बीच वोगल अपने करप्ट पुलिस वाले के साथ प्लानिंग करते हुए एक अजीब घटना को याद करता है। कुछ दिन पहले उसने बैंक के बाहर डेव को देखा था जो सड़क पर फोटोग्राफ्स खींच रहा था। वोगल का शक बढ़ा और उसने अपने आदमियों को डेव को पकड़ने का ऑर्डर दिया जो भागने की कोशिश कर रहा था। और काफी टॉर्चर करने के बाद डेव ने सब कुछ कबूल लिया। उसकी दी जानकारी का इस्तेमाल करके करप्ट ऑफिशियल्स ने गैंग के बाकी मेंबर्स को ढूंढना शुरू किया। वो मार्टिन के घर पर भी पहुंचे, लेकिन उन्होंने टेरी के गैराज से एडी को पकड़ लिया और उसकी पत्नी के पास टेरी के कॉल करने के लिए एक बिजनेस कार्ड छोड़ दिया। अब तक रॉबरी पूरे लंदन में आम खबर बन चुकी थी। पुलिस ने बार बार उस रात के गैंग के रेडियो चैटर की रिकॉर्डिंग ब्रॉडकास्ट की। टेरी की बड़ी बेटी ने उसकी आवाज को पहचान ली और अपनी मां को बता दिया, जिससे वेंडी काफी परेशान हो गई। लेकिन जल्दी उसे टेरी का फोन आया। टेरी के पास ज्यादा समय नहीं था। उसने बस कहा कि वो सुरक्षित है और बच्चों को घर के अंदर रखने की वार्निंग भी दी। फोन रखने के बाद टेरी ने गैराज पर कॉल किया जहां लिली ने रोते हुए उसे एडी के किडनैपिंग के बारे में बताया और किडनैपर्स द्वारा छोड़ा गया फोन नंबर दे दिया। जब टेरी ने कॉल किया तो फोन पर वोगल था। उसने साफ धमकी दी कि लेजर और रॉयल फोटोग्राफ उसे सौंप दे वरना ईडी को वो मार देंगे। टेरी के लिए फोटोग्राफ से उनकी आजादी का एकमात्र हथियार थी। वो उन्हें कभी नहीं देना चाहता था। जहां तक लेजर का सवाल था, उसे तो वो जानता भी नहीं था। टेरी ने दोनों चीजों के होने से साफ इनकार कर दिया, जिससे गुस्से में आकर वोगल ने डेव को मारने का ऑर्डर दिया। अब इससे एडी बहुत डरा हुआ था और बस उम्मीद कर रहा था कि टेरी उसे बचा ले। वोगल ने उसे लेजर देने के लिए मात्र 1 घंटे का समय दिया। टेरी और केविन ने ट्रक में बेतहासा खोजबीन की और आखिरकार उन्हें वो लेजर एक ढेर सारे मेल के नीचे दबा मिला। वो वोगल का लेजर था जिसमें पुलिस और ऑफिशियल्स को दिए गए सारे ब्राइब्स की पूरी लिस्ट थी। अब उनके सामने नई प्रॉब्लम खड़ी थी। ये लेजर को वोगल को देकर MI5 का निशाना बनना या फोटोग्राफ से MI5 को देकर एडी को मौत के घाट उतारना। लेकिन उन्हें यह भी एहसास था कि फिलहाल उनके पास वो चीजें हैं जो दोनों पार्टीज चाहती है, मतलब उनके पास एडवांटेज था। उन्होंने फैसला किया कि वो दोनों पार्टीज को एक दूसरे के खिलाफ उतारेंगे। टेरी ने वोगल से अगले दिन सुबह 11 बजे पैडिंगटन स्टेशन पर मिलने का प्लान बताया और एडी के बदले लेजर का सौदा करने के लिए कहा। और उसने वोगल को चेतावनी दी कि अगर वो मना करेगा तो ये ब्राइब लिस्ट वो पब्लिक कर देगा। वोगल, जिसे पता था कि ये उसके लिए तबाही होगी, वो चुपचाप मान गया। उधर बैम्बोस और कर्नल जो अपना हिस्सा लेकर निकल गए थे, उन्हें कुछ अनजान लोग आकर मार डालते हैं। वहीं टेरी ने टीम से एक बार फिर से मुलाकात की और तीनों के पासपोर्ट फोटोग्राफ्स दिए। टीम ने बताया कि लॉर्ड माउंटबेटन खुद ही इस मामले को देखेंगे। टेरी ने मांग की कि ये सौदा भी अगले दिन सुबह 11 बजे पैडिंगटन स्टेशन पर ही होगा। इसी बीच माइकल को पता लग गया कि इनग्रिड एक जासूस है, तो वो उसे एक दूर फार्म पर ले जाकर मार डालता है। अगली सुबह टेरी और उसकी टीम ने लास्ट प्लान की तैयारी की। स्टेशन जाने से पहले उन्होंने अखबार में बैंक रॉबरी इन्वेस्टिगेट कर रहे पुलिस लीडर को ढूंढा। फिर उन्होंने इसे वोगल के लेजर से मिलाया और पाया कि चीफ इंस्पेक्टर रॉय का नाम उस सूची में नहीं था, मतलब वो खरीदा हुआ नहीं था। टेरी ने अंदाजा लगाया कि रॉय ईमानदार आदमी है। उसने लेजर से एक पेज फाड़ा और केविन को दिया। वो इसे खुद जाकर रॉय को दे दे और कहे कि अगर पूरी लिस्ट चाहिए तो वो पैडिंगटन स्टेशन सुबह 11 बजे आए, जहां वो करप्ट ऑफिसर को भी पकड़ सकता है। स्टेशन पर टेरी और मार्टिन अलग हो गए। टिम पहले ही वहां पर आ चुका था, लेकिन टेरी से मिलने लॉर्ड माउंटबेटन खुद ही आए। वहां पर टिम के आदमी इस लेन देन को स्मूथ रखने के लिए तैनात थे और उसने मार्टिन से अकेले में बात करने का मौका लिया। टेरी उस जगह पर इंतजार कर रहा होता है और वहां पर वोगल और करप्ट ऑफिसर एडी के साथ पहुंचते हैं। लेकिन ऑफिसर ने MI5 के 2 एजेंट्स को देख लिया जिन्हें उसने मार्टिन के घर पर देखा था और वो तुरंत पीछे के दरवाजे से भागने की कोशिश करने लगे। टेरी ने एडी को ले जाते देखा और उसका पीछा किया। लॉर्ड माउंटबेटन ठीक समय पर पहुंचे जिससे तेजी से एक्सचेंज हो सका। फिर टेरी ने वोगल का पीछा किया और उसे पकड़कर बुरी तरह से पीटा। करप्ट ऑफिसर ने टेरी को गोली मारने के लिए बंदूक निकाली, लेकिन टेरी ने जल्दी से एक को काबू कर लिया और एडी को छुड़ाया और दूसरे को भागने से रोक दिया। उसी वक्त चीफ इंस्पेक्टर रॉय अपने आदमियों के साथ वहां पर पहुंच गया और सबको वो काबू में कर लिया। वैसे तो यहाँ पर टेरी और उसके गैंग को भी गिरफ्तार किया जाता, लेकिन टिम, जिसमें थोड़ी इंसानियत बाकी थी, उसने दखल दिया।
टेरी के पास लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा साइन किया हुआ पार्डन लेटर था और रॉय ने उन्हें छोड़ दिया, और वहीं टेरी ने भी अपना वादा निभाते हुए लेजर रॉय को सौंप दिया। MI5 के पास अब वो रॉयल फोटोग्राफ्स थी और उन्होंने अब माइकल को गिरफ्तार करने का अभियान शुरू किया। इनग्रिड की लाश उन्हें फार्म पर मिली और 1975 में जाकर माइकल को कई अपराधों के लिए फांसी दे दी गई। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आपको इस कहानी के बारे में सबसे अच्छी बात क्या लगी।